दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम विद्युत चुंबकीय पीरियड है यानी कि चैप्टर नंबर 4, तो इसके आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसके हम आज पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। तो इसके पहले का जो पार्ट 1 था वो हमने करा दिया है इसके पहले की वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और इसका जो मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन था यानी कि सारे चैप्टर से जो मिक्स्ड क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वाले वो भी हमने करा दिया है, जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो अब हम जो है आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जितने भी चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं विथ न्यूमेरिकल। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए क्या है कि यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 18 से लेंगे पार्ट 2। देखिए क्या है यहाँ पे कि 1/√μ एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। तो देखिए इसकी जो बीमा पूछा गया है कि 1/√μ एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे जो न्यू है ये चुंबकशीलता है और ये जो है एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है। तो इनकी बीमा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है LT-1 और ऑप्शन बी दिया गया है वेग की बीमा के बराबर और ऑप्शन सी दिया गया है दोनों और ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको बताते चले जो 1/एप्सिलॉन नॉट न्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है वो LT-1 होती है यानी कि वेग की बीमा के बराबर होती है, क्योंकि वेग की जो बीमा होती है LT-1 होती है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है। तो देखिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात करने के नियम हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है इसमें दाहिने हाथ का नियम और ऑप्शन बी दिया गया है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम और ऑप्शन सी दिया गया दोनों और ऑप्शन डी दिया गया दोनों में से नहीं। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का फार्मूला होता है आपका मतलब नियम जो होते हैं वो दाहिने हाथ के नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, दाहिने हाथ के नियम से आप कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कि मान लीजिए चालक है तो हम क्या करते हैं अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को चालक की धारा की दिशा में, यानी कि अगर धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और जो हमारी चारों अंगुलियाँ होती हैं जब उसको हम इस प्रकार से चालक की तरफ फेरते हैं तो हमें क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और मैक्सवेल के नियम से हम कैसे याद करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को? देखिए जो स्क्रू गेज नहीं होता है, स्क्रू जो मतलब पेच कसने वाला होता है, यदि हम उसको इस टाइप पकड़ें, जैसे मान लीजिए हमारा स्क्रू है इस प्रकार से, ये नीचे वाला पार्ट है, तो अगर हम इसको इस प्रकार से पकड़ें जो कि अंगूठा जो है धारा की दिशा स्क्रू की नोक की दिशा में हो, मतलब ये नोक है स्क्रू की तो इसकी नोक की दिशा में हो, स्क्रू पेज की नोक की दिशा में हो, तो ये जो हमारा अंगूठा होता है जिस दिशा में हम घुमाते हैं अंगूठे को, तो वो जो है हमें दिशा बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी तरफ है। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती नियम से आप इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और दाहिने हाथ के नियम से हमने बताया ही, तो इसमें देखिए दोनों नियमों से आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा और इसमें ऑप्शन डी दोनों नहीं तो कोई ना कोई होगा ही, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तो हमने देखिए ऑप्शन सी इस प्रकार से क्वेश्चन को इसलिए बनाया ताकि कोई भी इसमें दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन यदि एग्ज़ाम में आता है तो आप करने में सक्षम रहें, वहाँ पे मतलब आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसीलिए हमने मतलब इस प्रकार से ऑप्शनों को बनाया है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का सही संबंध है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का सही संबंध आपको बताना है। तो पहला वाला दिया गया फाई बी बराबर वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए और फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, और सी वाला दिया गया दोनों और डी वाला दिया गया कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स का सही फार्मूला होता है तो यहाँ पे देखिए वेक्टर रूप में आपका क्या होता है फाई बी बराबर वेक्टर बी इंटू वेक्टर है, और यदि हम वेक्टर को हटा दें तो हम यहाँ पे फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए वाला भी होगा, ऑप्शन ए वाला भी और ऑप्शन बी वाला भी होगा, तो यहाँ पे दोनों होगा। तो यदि ऑप्शन में मान लीजिए एग्ज़ाम में देता है, मान लीजिए ऑप्शन ए देता है तो आप ये वाला कर लीजिएगा, और अगर मान लीजिए ऑप्शन ए ना दे करके बी देता है तो आप ये वाला करके आइएगा। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इस टाइप से बनाया है ताकि जो है आपसे क्वेश्चन छूट ना पाए। और बाकी देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा और बताते चलें कि यदि यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि चुंबकीय फ्लक्स का मान
अधिकतम होता है किस वैल्यू पर। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मान देखिए, अगर यहाँ पे हम cos 0 डिग्री रख दें तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि cos 0 डिग्री पर चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होता है। और यहीं पे अगर cos 90 डिग्री रख दें तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। और यहीं पे अगर cos 180 डिग्री रख दें तो चुंबकीय फ्लक्स का मान निम्नतम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा माइनस में आ जाएगा मान। तो थोड़ा चीज़ आप इसको भी याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि ज़्यादा होता है किस वैल्यू पर तो आप वहाँ पे cos 0 डिग्री लगाएंगे अगर ऑप्शन में दिया होगा। और अगर मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है किस वैल्यू पर तो cos 90 डिग्री पे लगाएंगे। और यदि ऑप्शन में दे दिया गया cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री पे वैल्यू न्यूनतम होती है तो cos 180 डिग्री पे न्यूनतम होती है, अधिकतम किस पे होती है cos 0 डिग्री पर। तो यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन आपको और समझ में आए होंगे, तो इन क्वेश्चनों को भी आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए। और देखिए 21 क्या है यहाँ पे कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो दोस्तों देखिए चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया वेबर, और ऑप्शन बी दिया गया न्यूटन, और ऑप्शन सी दिया गया किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, तो होगा नहीं, और किलोग्राम पर मीटर ये भी नहीं होगा। तो आपको इन दोनों में पता करना है, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो जैसा कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक पूछा गया है यहाँ पे, तो SI मात्रक वेबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप वेबर हो जाएगा। और देखिए आगे क्या पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का MKS पद्धति में मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पे SI मात्रक पूछा तो हमने क्या बताया, वेबर बता दिया। अब यहाँ पे MKS पद्धति में मात्रक पूछा चुंबकीय फ्लक्स का, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एम्पियर की घात -1। तो ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर ए की घात -1, और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का जो MKS पद्धति में मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ए की घात -1 होता है। और ये आपका जो फार्मूला आता है फाई बराबर हमारा जो होता है BA, यानी कि B गुणे A जो होता है चुंबकीय क्षेत्र और गुणे इनका गुणनफल जो होता है, इसी से हम क्या करते हैं, ये फार्मूले को हम ज्ञात करते हैं। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आगे क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स फाई की बीमा होती है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स फाई की बीमा पूछ रहा है, यानी चुंबकीय फ्लक्स की बीमा का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है ml2 t की घात -2 a की घात -1, और ऑप्शन बी दिया गया है ml3 t की घात -2 a की घात -2, और ऑप्शन सी दिया गया है mlt-2 और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है mlt a की घात -1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा होती है वो आपका ऑप्शन ए होता है ml2 t-2 a-1। और देखिए यदि आप इसको याद करने की ट्रिक आपको बताएं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए m की घात 1 है, और l की घात 2 है, और t की घात -2 है, a की घात -1 है। तो 12 21 यानी कितना बन रहा है 12 -21। तो अगर आप इसको मतलब थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो 12 - 21 mlt a होता ही है। तो mlt जो आपकी बीमा होती है तो होती है, तो केवल घातों के हिसाब से आपको लगाना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 - 21 यानी कि -2 -1, इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बाकी और अगर यदि आपको इसका MKS पद्धति में मात्रक यदि चुंबकीय फ्लक्स का आपको मालूम है तो आप इसकी बीमा निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए किलोग्राम का क्या होता है द्रव्यमान होता है, तो हमने यहाँ पे m लिख दिया। और यहाँ पे देखिए मीटर का क्या होता है दूरी होता है लंबाई, तो यहाँ पे L2 लिख दिया। और सेकंड का देखिए t होता है यानी समय होता है, तो हमने t की घात -2 लिख दिया। एम्पियर का a होता ही है, तो इसीलिए हमने a की घात -1 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए जो किलोग्राम था, मीटर था, सेकंड था, और यहाँ पे एम्पियर था, इन सभी के क्या हमने लिख दिए, मतलब मात्रक हमने लिख दिए। तो यहाँ पे मीटर हो गया, लंबाई हो गया, t की घात -2 हो गया, a की घात -1 हो गया, और 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, -1 यहाँ पे था, 2 -2 -1 हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से यदि आपको चुंबकीय फ्लक्स का MKS पद्धति में मात्रक पता होता है तो आप उसके बीमा को निकाल सकते हैं। तो बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए क्या है हमारा 24 कि चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ पे देखिए 24 आपका क्या दिया गया, चुंबकीय फ्लक्स है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया अदिश राशि, ऑप्शन बी दिया गया सदिश राशि, और ऑप्शन सी दिया गया है परिदिश राशि, और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा होता है वो एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है।
और सदिश राशि होती नहीं है, और परिदिश राशि तो होगी ही नहीं, और इसमें ऑप्शन डी होगा नहीं। तो यहाँ पे चुंबकीय फलक जो होता है एक अदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो बाकी देखें चुंबकीय क्वेश्चन नंबर 25 क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का पूछा है कि कौन सी राशि है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सदिश राशि, और ऑप्शन बी दिया गया है अदिश राशि, और ऑप्शन सी दिया गया है परिदिश राशि, और ऑप्शन डी दिया गया है सभी। तो देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, यहाँ पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछा गया है, और यहाँ पे केवल चुंबकीय फ्लक्स पूछा था। तो जब चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो वो एक अदिश राशि होती है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है, तो एक हमारी सदिश राशि होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमारी क्या होती है, सदिश राशि होती है। अदिश राशि नहीं होगी, परिदिश राशि भी नहीं होगी, और ऑप्शन डी सभी तो होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ही सही हो जाएगा 25 का। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा मतलब बढ़ा दीजिए, टाइम थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होने वाला है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट ही करिए कि हाँ सर वीडियो में क्या कमी है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है बताइए। अगर अच्छी लगे तो अच्छी मतलब अच्छा कमेंट कीजिए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि एक टेस्ला बराबर होता है। तो एक टेस्ला बराबर किसके होता है आपको चलिए ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो और ऑप्शन बी दिया गया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन एम्पियर की घात -1 मीटर की घात -1 और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के इन दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने ऑप्शन सी यानी कि दोनों को हमने यहाँ पे सही किया है, क्योंकि दोस्तों देखिए यदि आपके एग्ज़ाम में 1 टेस्ला बराबर मान लीजिए 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर आपने याद करके गए और ये वाला ऑप्शन दे दिया, क्योंकि जो ये 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स एम्पियर की घात -1 मीटर की घात -1 है, ये भी 1 टेस्ला के बराबर होता है, और आपने ये वाला याद नहीं किया और ये वाला याद किया और ये वाला दिया नहीं गया, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को लिखा है। तो और यहाँ पे ऑप्शन सी दे दिया कि दोनों होते हैं। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि यहाँ पे 27 देखिए क्या है कि किसी चुंबकीय फ्लक्स का बंद पथ कहलाता है। देखिए किसी चुंबकीय फ्लक्स का बंद पथ यानी कि इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं, मान लीजिए हमारा चुंबक है तो ये चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का जो बंद पथ होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो बंद पथ कहलाता है वो चुंबकीय परिपथ कहलाता है, और ऑप्शन बी वैद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे वैद्युत परिपथ का पूछता तो वैद्युत परिपथ हो जाता है, जबकि यहाँ पे चुंबकीय का पूछ रहा है इसीलिए चुंबकीय परिपथ हो जाएगा। और ऑप्शन सी चुंबकीय आघूर्ण होगा नहीं, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका ऑप्शन ए चुंबकीय परिपथ हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है कि किसी चुंबकीय परिपथ का मैग्नेटिक फ्लक्स से निर्भर करता है। तो चुंबकीय परिपथ जो हमारा चुंबकीय परिपथ होता है उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कुंडली के फेरों की संख्या पर, ऑप्शन बी दिया गया कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर, ऑप्शन सी दिया गया चुंबकीय पथ की लंबाई पर, और ऑप्शन डी दिया गया है क्षेत्रफल पर, और ऑप्शन ई दिया गया है उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों देखिए जो चुंबकीय परिपथ का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी कुंडली के फेरों की संख्या पर। यदि कुंडली के फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा प्रभावित होगा, और यदि कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा अधिक होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अधिक उत्पन्न होगा, और यदि चुंबकीय फ्लक्स पथ की लंबाई ज़्यादा होगी तो भी मैग्नेटिक जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी अधिक उत्पन्न होगा। तो और क्षेत्रफल अगर मान लीजिए इसका क्या है कम कर देंगे तो तब भी क्या होगा, इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा अधिक उत्पन्न होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कुंडली के फेरों की संख्या पर, कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा के मान पर, और चुंबकीय पथ की लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, यानी कि उपरोक्त सभी पर क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय परिपथ में निर्भर करता है। तो सारे ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। कोई भी ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि चुंबकीय परिपथ का मान निर्भर करता है, मान लीजिए कुंडली के फेरों की संख्या दे दिया और 3 ऑप्शन अलग दे दिए तो आप उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए सारे ऑप्शन मैंने दिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाकी क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या है यहाँ पे कि
चुंबकीय वाहक बल यानी कि MMF को नापते हैं, तो चुंबकीय वाहक बल जो हमारा होता है, जिस प्रकार से विद्युत वाहक बल होता है उसी प्रकार से चुंबक में चुंबकीय वाहक बल होता है। तो उसको हम जैसे कि विद्युत वाहक बल को हम वोल्ट में नापते थे, तो चुंबकीय वाहक बल को किस में नापेंगे, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा एमीटर है, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर है, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न्स है और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों देखिए एमीटर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापते हैं। और तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न में, यानी कि AT में मापते हैं। किस में मापते हैं, AT में मापते हैं। MMF जो हमारा होता है चुंबकीय वाहक बल होता है, उसको हम AT में मापते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी तुरंग होगा ही। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके और बन रहे हैं कि एमीटर के द्वारा हम किस चीज़ को नापते हैं। तो यहाँ पे जो धारा होती है उसको हम एमीटर में नापते हैं, और वोल्ट मीटर द्वारा किसको नापते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम वोल्टेज को नापते हैं। तो यहाँ से आपके 2 आंसर आपको 2 क्वेश्चन आपको और मिल गए। तो बाकी देखने क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कुंडली के MMF व धारा, कुंडली के MMF व धारा और कुंडली की फेरों की संख्या के बीच सही संबंध है। तो कुंडली का जो चुंबकीय वाहक बल है और धारा है और कुंडली की जो फेरों की संख्या है, उनके बीच सही संबंध क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है MMF/NI, ऑप्शन बी दिया गया है MMF बराबर NI और ऑप्शन सी दिया गया है MMF बराबर N²I और ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दिस। तो देखिए जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या इसमें हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि जो MMF होता है अभी हमने इसके पहले बताया कि जो इसकी मान निर्भर करता है कुंडली के फेरों की संख्या पर और धारा के मान पर निर्भर करता है। तो इसीलिए यहाँ पे MMF जो हो जाएगा NI के बराबर हो जाएगा और √NI तो होगा नहीं और N²I भी नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है कि किसी चुंबकीय पथ में मैग्नेटिक फ्लक्स का अवरोध कहलाता है। तो देखिए किसी चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका अवरोध क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया रिलक्टेंस, ऑप्शन बी दिया गया प्रतिरोध, ऑप्शन सी दिया गया चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए जो दोस्तों चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अवरोध करता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकता है, वो हमारा जो रिलक्टेंस होता है यानी कि प्रतिस्तंभ होता है, वही जो है चुंबकीय फ्लक्स को रोकने का कार्य करता है, यानी कि अवरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस प्रकार से धारा को रोकने का कार्य प्रतिरोध करता है, उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स को रोकने का कार्य रिलक्टेंस हमारा करता है। तो यहाँ से ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखें क्या है कि रिलक्टेंस इसका सूत्र है। तो रिलक्टेंस जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स को रोकता है, उसका जो आपका फार्मूला यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है S बराबर L/μ/r इंटू A, बी बराबर है S बराबर L² इंटू A और सी वाला है S बराबर न्यू इंटू 4π और डी वाला है नन ऑफ दिस। तो देखिए जो रिलक्टेंस का सही फार्मूला होता है वो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही होगा, क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो हमारा होता है R बराबर रो इंटू L/A होता है कि नहीं, लंबाई पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जो रिलक्टेंस होता है सेम संबंध पाया जाता है, यानी कि यदि आपको प्रतिरोध वाला याद है तो सेम इसका भी याद हो जाएगा। केवल इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो यहाँ पे प्रतिरोध रो आ जाता है, यहाँ पे केवल न्यू इंटू न्यू आर आ जाएगा और L और A वही रहेगा। तो यदि आपको प्रतिरोध वाला फार्मूला याद है तो यहाँ पे आपको रिलक्टेंस का भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या हो जाएगा, ऐसा समझिए जो रिलक्टेंस होता है एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, L/μ/r/A हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो न्यू है वो चुंबकशीलता है, न्यू आर जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ से तो निर्वात की चुंबकशीलता का मान 1 होता है, ये भी आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्या है कि रिलक्टेंस का मात्रक होता है। जो देखिए जो रिलक्टेंस होता है, प्रतिस्तंभ होता है, उसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ए वाला जो AT पर वेबर है और बी वाला AT है और सी वाला जो है किलोग्राम पर मीटर सेकंड है और डी वाला एम्पियर है। तो इन सभी ऑप्शनों में से यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, AT पर वेबर स्क्वायर। तो जो रिलक्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, R बराबर क्या होता है यहाँ पे रिलक्टेंस। तो 1 मिनट,
जो यहाँ पे रिलेक्टेंस का फार्मूला कहाँ गया, सॉरी कहाँ यहाँ पे, तो रिलेक्टेंस का जो मात्रक यहाँ पे होता है क्या होता है, एटी पर वेबर। एटी किसका मात्रक होता है, जो हमारा एफ होता है इसका मात्रक होता है। और वेबर किसका मात्रक होता है, तो वेबर हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी कि फाई का मात्रक होता है। तो देखिए एम एफ और फाई का जो क्या होता है अनुपात होता है, वो हमारा रिलेक्टेंस यानी कि यस होता है। तो यहाँ पे जो इसका मात्रक हो जाएगा 80 अपान पर वेबर स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। तो बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि चुंबकीय पदार्थ का वह गुण, चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उससे चुंबकित किया जाता है कहलाता है। तो देखिए चुंबकीय पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसे हम चुंबकित करते हैं किसी पदार्थ को, तो हमारा परमेएबिलिटी कहलाता है, यानी कि विद्युत चुंबकशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकशीलता कहलाता है। और यहाँ पे रिलेक्टेंस तो हमने बताया कि जो धारा के मतलब क्या कहते हैं कि हमारा जो फाई होता है यानी चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके मान में रुकावट उत्पन्न करता है। तो रिलेक्टेंस हो गया, बाकी वाला वो अलग चीज़ होती है, विद्युतशीलता भी अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में परमेएबिलिटी हो जाएगी, जो चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे चुंबकित किया जाता है, तो उसे हम परमेएबिलिटी यानी कि विद्युत चुंबकशीलता कहते हैं। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। देखें क्या है कि परमेएबिलिटी यानी कि पारगम्यता का मात्रक होता है। तो पारगम्यता का मात्रक जो होता है यहाँ पे ऑप्शन ए हेनरी पर मीटर दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी दिया गया गुलाम, और ऑप्शन डी दिया गया नानावधीज। तो देखिए यहाँ पे जो परमेएबिलिटी का मात्रक होता है वो हेनरी पर मीटर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है कि परमेएबिलिटी और रिलेक्टेंस के बीच सही संबंध होता है। तो परमेएबिलिटी यानी कि पारगम्यता और रिलेक्टेंस यानी कि प्रति स्तंभ के बीच जो सही संबंध होता है क्या होता है। तो देखिए जो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि परमियंस बराबर 1 पर रिलेक्टेंस, यानी कि जो परमिएबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, 1 पर रिलेक्टेंस के। यानी कि अगर हम रिलेक्टेंस का क्या कर दें, अपोजिट कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बटा रिलेक्टेंस कर दें तो हमारा परमिएबिलिटी हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी परमियंस बराबर रिलेक्टेंस ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, दोनों तो होंगे नहीं, नानावधीज भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी या फिर परमियंस जो होता है और रिलेक्टेंस के बीच सही संबंध जो होता है परमियंस बराबर 1 रिलेक्टेंस होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि परमियंस का मात्रक होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे परमियंस का मात्रक पूछा गया है, तो ऑप्शन ए जो दिया गया है यहाँ पे वेबर पर एम्पियर टर्न्स, और ऑप्शन बी दिया गया है वेबर पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी दिया गया वेबर, और ऑप्शन डी दिया गया कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दें कि जो परमियंस होता है 1 बटा रिलेक्टेंस होता है, जबकि रिलेक्टेंस का आपको पता है जो मात्रक होता है रिलेक्टेंस का वो होता है आपका 80 अपान वेबर होता है। तो अब देखिए जब वेबर ऊपर जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे 1 अपान है, तो अब परमियंस बराबर 1 अपान रिलेक्टेंस है, तो रिलेक्टेंस की जगह हमने इसके मात्रक को लिखा है 80 अपान वेबर। जब वेबर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वेबर आ जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा, यानी कि एम्पियर टर्न्स नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको रिलेक्टेंस का मात्रक याद है अच्छे से, तो उसी का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो परमियंस का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है कि चुंबकीय परिपथ को भी विद्युत परिपथ के नियम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से आप विद्युत परिपथ को ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ या फिर आदर्श लॉ जो आपके होते हैं उनके नियम से या फिर किरचॉफ के नियम से परिपथ को, विद्युत परिपथ को सॉल्व करने के लिए, तो वही नियम यहाँ पे भी सेम लागू होते हैं, चुंबकीय परिपथ में भी सॉल्व करने के लिए भी वही नियम लागू होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि हाँ हम चुंबकीय परिपथ को भी विद्युत परिपथ के नियम से सॉल्व करते हैं। बाकी लेंज के नियम से या फिर ऑप्शन डी नानावधीज या फिर ऑप्शन ए नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 39 देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि निम्न में से सही संबंध है। तो देखिए निम्न में से सही संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत वाहक बल MMF बराबर S इंटू फाई दिया गया है, और ऑप्शन बी दिया गया फाई बराबर MMF अपान S, और ऑप्शन सी दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो सही संबंध होता है विद्युत वाहक बल और रिलेक्टेंस और क्या कहते हैं यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के मध्य जो संबंध होता है वो ऑप्शन ए वाला और ऑप्शन डी वाला दोनों होता है। यदि देखिए यहाँ पे फाई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो MMF अपान S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MMF अपान
यस हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला भी, ऑप्शन ए वाले से हमने ऑप्शन बी वाले को बनाया, 5 को रोका और इसको इधर भेजा तो MMF/S हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी दोनों इसमें होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं सारे क्वेश्चन जो हमने बताए हैं, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई मिस्टेक रह गई हो या फिर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको आवश्यकता है इन सारे चीज़ों की, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। और जैसा कि आपको पता है कि हम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करा रहे हैं, तो चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो या फिर सिविल के या फिर इलेक्ट्रिकल के या फिर अदर ब्रांच के हों, तो आपका जो सब्जेक्ट है मैथ हुआ या फिर फिजिक्स हुआ या फिर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल हुआ या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो सारे चैप्टर की हम तैयारी कराते हैं। तो इसके पहले कि जैसे कि इसके पहले मैंने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल का मिक्स टाइप क्वेश्चन बताया था, तो मिक्स टाइप क्वेश्चन सारे चैप्टर के हमने बता दिए हैं, चाहे वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल हो या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल हो। तो जा करके चैनल की पेज में देखिएगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बाकी बाय बाय, टेक केयर।